एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उसी यूजीसी नेट जून 2023 के पेपर के पार्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक न्यू सीरीज़ आपके सामने आ रही है जिसमें जून 2023 रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने गया, उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे विच इज़ रिलेटेड टू ये, यानी कि जो आपको जून 2023 के अटेम्प्ट में पूछे गए थे। काफ़ी बच्चों ने ये अटेम्प्ट दिया होगा, काफ़ी बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या दिसंबर वाला अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि जून 2023 में क्या-क्या क्वेश्चन आए और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। प्रॉपर थ्योरीज के अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, इसका एक आइडिया लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि हाल ही में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या इसके अलावा किस तरीके से और क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जून 2023 का अटेम्प्ट के कुछ क्वेश्चन हम आज के पार्ट में भी डिस्कस करेंगे विच इज़ योर पार्ट 3। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी और क्वेश्चंस जून 2023 में पूछे गए हैं, साथ के साथ मैं आपको यूनिट वाइज उनकी वेटेज भी लिखवा रही हूँ कि कौन से यूनिट में से पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन लिखा गया है या दिया गया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर यूनिट में किन किन टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि सिलेबस काफ़ी सारा है, उसमें से आप सब पढ़ोगे जो आपको सब कुछ पढ़ना ही है, ठीक है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप कंटिन्यूसली देखोगे कि हर बार हर पेपर में उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो उन टॉपिक को पकड़ के आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि जब आपको पता चल रहा है कि हर बार इस पेपर के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार सिमिलर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर के अंदर, चाहे आप 2022 के दोनों अटेम्प्ट के पेपर देख लीजिए या 2023 या उससे भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, उस पे किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी अभी डेवलप्ड हुए हैं, पहले कभी पूछे ही नहीं गए, उनके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन और आगे बन सकता है, किस तरीके से आप प्रिपेयर किए जाए। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो आपको उन अटैम्प्ट को फॉलो आउट करना ही है या उनको सॉल्व करना ही है, बिकॉज उसकी मदद से क्या होता है, आपके टॉपिक भी रिवाइज होते रहते हैं साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि इससे आपका यही मोटिव है कि आने वाले पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बट एक प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका प्रैक्टिस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड डाउट्स सॉल्व होते जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि काइंड ऑफ अ मैचिंग है। ठीक है, यस, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, arrange the following subject in an ascending order according to CC 7th edition। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको फिर से यही बात कह रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन नेगेटिव भी है, समटाइम्स उसमें रिवर्स ऑर्डर पूछा गया है, या फिर उसमें आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है या असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है, या रिवर्स थिंग पूछी जा रही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कंटिन्यूटी जले लीक पढ़ने के चक्कर में या कुछ लोग सीधा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते पूरा, उस वजह से भी उनका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस चीज़ को बार बार आप ना दोहराएं। पहले आपको सबसे पहला काम यही करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है,
सही चीज पूछ रहा है या इनमें से क्या चीज नहीं है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ आपको आ गया, उसके बाद आप एक बार ऑप्शन पे जाइएगा। फर्स्टली यू हैव टू रीड अलाउड, यानी कि एक तरह से अच्छे से आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। देन अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनको आपको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीसी सेवेंथ एडिशन, सीसी सेवेंथ एडिशन में ये जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में कौन आया, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है, इस तरीके से आपको लगाना है। क्वेश्चन में कुछ भी घुमा के हमसे नहीं दिया गया। 4 हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है ए में मैथमेटिक्स, बी में आपको दे रखा है फिजिक्स, सी आपको दे रखा है केमिस्ट्री एंड डी आपको दे रखा है इंजीनियरिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको सीसी रिलेटेड, ये भी ध्यान में रखना है कि ये डीडीसी का पूछ रहे हैं, यूडीसी या कोई और अनदर क्लासिफिकेशन, या फिर सीसी, किस क्लासिफिकेशन स्कीम का ये पूछा जा रहा है। बात करते हैं कि कौन सी यूनिट का ये क्वेश्चन है। आप लिख लीजिए यूनिट 5 में जो टॉपिक 3 है, यानी कि यूडीसी, डीडीसी, सीसी, उसमें से सीसी के अंदर से ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि सीसी रिलेटेड क्वेश्चन, यूडीसी के नोटेशन रिलेटेड क्वेश्चन या फिर डीडीसी रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे ही जाते हैं। आज कौन सा क्वेश्चन आया जून 2023 के अंदर, विच इज रिलेटेड टू सीसी। तो सीसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बात किया जाए अगर सब्जेक्ट्स की, विच इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी शेड्यूल में आता है आपका मैथमेटिक्स इन सबसे पहले, देन उसके बाद आता है आपका सी फिजिक्स, देन आता है आपका डी इंजीनियरिंग एंड फिर आपका ई में आता है केमिस्ट्री। ये है सब डिविजन्स। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ, ये इनकी सब डिविजन्स लिख रही हूँ। आपको इन सब डिवीजन का पता हो या ना हो, पर इसमें हमें इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड काम नहीं है, बट मैंने साथ के साथ लिख दिया इन केस आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको पता चल जाए कि उनकी सब डिविजन्स क्या है, क्योंकि कभी कभार मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन में भी सब डिविजन्स पूछे जाते हैं। अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमें मैथमेटिक्स दे रखा है ऑप्शन ए पे, फिजिक्स दे रखा है ऑप्शन बी पे, इंजीनियरिंग दे रखा है ऑप्शन डी पे एंड केमिस्ट्री दे रखा है ऑप्शन सी पे। तो हमारा जो एक तरह का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना या जो ऑप्शन बना उसका सीक्वेंस क्या है, पहला ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी, देन ऑप्शन डी एंड देन ऑप्शन सी। ओके, सो यहाँ पर हम अपना करेक्ट आंसर को चूज करते हैं। पहले उसके भी फर्दर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सी ए डी बी मैच कर रहा है, नो, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ए बी डी सी, ए बी डी सी, यस, ये आपके ऑप्शन से मैच कर रहा है, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी बी डी ए नॉट मैच्ड, डी सी ए बी, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इसको ऑप्शन में आप लोग कंसीडर मत करना, कंफ्यूज नहीं होना। दैट आर सब डिविजन्स जो कि डीडीसी के अंदर दी गई हैं। सब डिविजन्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ बच्चे सब डिवीजन के अकॉर्डिंग लर्न करना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब डिविजन्स लिखे हैं। और उनके मैथमेटिक्स बी सब डिवीजन के अंदर आता है, फिजिक्स सी में आता है, इंजीनियरिंग डी में एंड केमिस्ट्री ई में। और सीक्वेंस लगाया हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी निकला, यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट निकला, ए बी डी सी। तो इस तरीके से आपको मैचिंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सीसी में इन्हीं और का कोई सब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, डीडीसी का कोई भी सब्जेक्ट एरा पूछा जा सकता है, यूडीसी रिलेटेड कोई भी नोटेशन पूछी जा सकती है, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। जून में सीसी रिलेटेड पूछा गया तो वो आज हमने सॉल्व किया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप इज योर, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज रिकॉग्नाइज 3 थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज की थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है।
नेमली मिनिमल, मिडलिंग एंड मैक्सिमम। तो ये हमें थ्योरीज का नाम भी दे रहे हैं कि मैक्सिमम, मिडलिंग एंड मिनिमल ये थ्योरी किसने दी है रेफरेंस थ्योरी के अंदर। तो अगर देखा जाए कि कौन से यूनिट का ये क्वेश्चन है, विच इज रिलेटेड टू यूनिट 4। यूनिट 4 में रेफरेंस सर्विसेज के अंदर थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विसेज पढ़ी जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ थ्योरीज जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। फर्स्ट थ्योरी है आपकी कंजर्वेटिव, लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरी, जो कि आपको दी थी जेम्स आई वायर ने। इन केस कुछ नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पूछा जा रहा है कंजर्वेटिव एंड लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरीज, वो दी थी आपको जेम्स आई वायर ने। एंड पर यहाँ पे बात हो रही है मिनिमल, मिडलिंग एंड मैक्सिमल थ्योरी की, जो उसी को देख के ही आगे फर्दर दी गई। वो किसने दी है, ये हमें यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। तो जब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, अब हमें जाना है हमारे ऑप्शन के पास। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है आपके सैमुअल विल्सन, ओके। सेकंड इज लुइस शोर्स, थर्ड इज डेनिस ग्रोगन एंड फोर्थ वन इज सैमुअल रोथिंस्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सैमुअल रोथिंस्टन। सैमुअल रोथिंस्टन ने ये 3 थ्योरीज दी थी रेफरेंस थ्योरी के अंदर, ठीक है, विच इज योर मिनिमल, मैक्सिमम एंड मिडलिंग। डेनिस ग्रोगन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कैटेगराइजेशन करी थी इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी की। बाकी 3 ऑप्शंस इसमें नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका दैट इज सैमुअल रोथिंस्टन, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, कहीं वो कुछ अलग तो नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है वही आपको उनको आंसर करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स इज नॉट रिलेटेड टू वर्बल प्लेन। जिसका डर था वही हुआ, नॉट। अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ते जाते तो यहाँ पर वो नॉट स्किप हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक तो टाइमिंग का थोड़ा जल्दी रहता है, जल्दी जल्दी स्पीड में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उस चक्कर में एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस पढ़ते हुए नेगेटिव का जो ये नॉट है वो स्किप हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको फिगर आउट कर रही थी कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको समझ आए कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन से कैनन वर्बल प्लेन से रिलेटेड नहीं है, कौन सा कैनन ऑफ वर्बल प्लेन के अंदर नहीं आता। अब अगर बात होती आता है तो मतलब अगर नॉट आप लोग उसको स्किप कर देते तो आप लोग उसको देख पाते कि वर्बल प्लेन में कौन सा आता है। तो वो तो 3 ऑप्शन में से कोई भी अगर आपको एकदम से क्लिक होता वही आप लगा देते, जिस वजह से आपका जो क्वेश्चन हो जाता वो गलत हो जाता। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अब हम जाते हैं अपने ऑप्शन पे। जब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया कि कैनन ऑफ वर्बल प्लेन में इनमें से कौन सा नहीं आता है, कौन सा उसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट, कैनन ऑफ एनुमरेशन, कैनन ऑफ एरे, कैनन ऑफ करेंसी। तो अगर मैं बात करूं कैनन ऑफ वर्बल प्लेन की तो इसके अंदर 4 कैनन्स आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहला है कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट, कैनन ऑफ एनुमरेशन, ओके, कैनन ऑफ करेंसी and the last is canon of reticence। ये 4 कैनन इसके अंदर मौजूद है। 4 ही ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, तो मैच करते हैं कौन कौन सा वर्बल प्लेन से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। कैनन ऑफ वर्बल प्लेन, कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट, कैनन ऑफ कंटेंट्स, यानी ये तो है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो है वो हमें नहीं चाहिए, जो नहीं है हमें वो चाहिए। कैनन ऑफ एन्यूमरेशन, कैनन ऑफ एन्यूमरेशन ये भी है वर्बल प्लेन का कैनन, बट हमें नॉट वाला चाहिए। कैनन ऑफ एरे,
कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट, एनुमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी, रेटिसेंस। एरे नहीं है, यानी कि हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। कैनन ऑफ करेंसी है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ऑड वन यानी कि कौन सा कैनन ऑफ वर्बल प्लेन नहीं है वो मिल गया है, विच इज कैनन ऑफ एरे। कैनन ऑफ एरे यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो कैनन ऑफ वर्बल प्लेन के अंदर नहीं आता है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, दैट इज रिलेटेड टू कैनन रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने लिखा नहीं, ये भी आपका यूनिट 5 रिलेटेड क्वेश्चन था। ये आप साथ के साथ लिखते जाइएगा ईच एंड एवरी पार्ट्स का, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि कौन सी यूनिट में किस तरीके का क्वेश्चन बनकर आ रहा है और पर्टिकुलर कितने यूनिट्स में से कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं, एक अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड था यूनिट 5 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज एट स्टेट ऑफ। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कब अराइज होते हैं, किस टाइम पे? तो नॉन सैम्पलिंग से अगर देखा जाए तो दैट इज रिलेटेड टू यूनिट 9 रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर से ये क्वेश्चन लिया जा रहा है यूनिट 9 में से, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज एट स्टेट ऑफ। नॉन सैम्पलिंग एरर कब जाकर अराइज होते हैं, कौन से टाइम पे जाकर, कौन से स्टेप पर जाकर? फॉलोइंग स्टेप्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे कहीं नॉट नहीं लिखा, यानी कि सीधा सिंपल आंसर है कि नॉन सैम्पलिंग एरर कब अराइज हो रहे हैं, नॉर्मल चीज पूछी जा रही है। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। कलेक्शन ऑफ डाटा ओनली, डाटा को कलेक्ट करते हुए तब। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट लिखते हुए। डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर को बांटते हुए। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ डाटा, जो भी आपने डाटा लिया या डिस्ट्रीब्यूट किया उसको कलेक्ट करते हुए या फिर उसको प्रिपेयर करते हुए तब। सो अगर बात की जाए कलेक्शन ऑफ डाटा ओनली, तो यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं आएगा, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करते हुए नॉन सैम्पलिंग एरर्स नहीं शो होते। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ तक तो क्या हो गया कि आपका रिपोर्ट यानी कि आपकी स्टडी बिल्कुल एंड तक पहुँच गई है, रिजल्ट आ गया है, कंक्लूजन आ गया है, उसके बाद आप रिसर्च रिपोर्ट राइट कर रहे हो, तब तक तो आपको एरर का उसमें कोई मतलब ही नहीं है उस टाइम अराइज होने का, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनियर, जब तक डाटा ही कलेक्ट नहीं हुआ किस चीज़ का नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हो क्वेश्चनियर्स को। तो आपका जो ऑप्शन 4 बचा, विच इज कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ डाटा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो अराइज होते हैं वो सबसे ज़्यादा तब होते हैं जब आप कलेक्ट कर रहे हो डाटा को एंड प्रिपेयर कर रहे हो, जब उससे स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर कर रहे हो या कंक्लूजन जब आप निकाल रहे हो, तब नॉन सैम्पलिंग एरर्स अराइज होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन 4। तो ये जो क्वेश्चन था ये रिसर्च मेथोलॉजी रिलेटेड था। ये क्वेश्चन नॉन सैम्पलिंग एरर्स या नॉन सैम्पलिंग मेथड्स के आसपास से पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ डाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से इज अ कंसोर्सिया इन एग्रीकल्चर साइंस। अगेन इसमें भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आपको नहीं दिखने को मिल रहा। पॉजिटिवली ये क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर साइंस रिलेटेड कंसोर्सिया ग्रुप है, लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू योर यूनिट 4, टॉपिक आई थिंक 10 है, लाइब्रेरी कंसोर्सिया नेशनल के अंदर से, ठीक है। आई थिंक 10 ही टॉपिक है, ओके। देन पूछ रहे हैं ये आप एग्रीकल्चर साइंस रिलेटेड। फोर्सा, फोर्सा की अगर हम बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स। कार्ली भी नहीं आएगा यहाँ पर, निष्ठा भी नहीं आएगा। सैरा जो है, सैरा इज रिलेटेड टू, इट्स अ लाइब्रेरी कंसोर्सिया
विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया ग्रुप बना हुआ है उसका नाम है सेरा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कोई और नेशनल या इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्शिया ग्रुप को दे दिया जाए या उसका सब्जेक्ट दे दिया जाए कि कौन सा ये सब्जेक्ट का प्रॉपर कौन लाइब्रेरी कंसोर्शिया ग्रुप है इनमें से, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर पूछा गया था एग्रीकल्चर साइंस के लिए, तो वो आंसर है सेरा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 which is quick index entry consists of KWIC। अगर देखा जाए तो ये किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिट 5। इसी सीरीज के अंदर, इसी पार्ट के अंदर कितना सारा यूनिट 5 का क्वेश्चन आ गया है। तो आप साथ के साथ ज़रूर लिखिएगा कि कौन से यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और हो सके तो उसमें फाइंड आउट करके टॉपिक भी आप लिख सकते हैं। अगर इसका टॉपिक भी देखा जाए विच इज़ ऑप्शन, आई थिंक टॉपिक 8 होगा, विच इज़ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर ये पार्ट आ रहा है, टॉपिक 8 यूनिट 5 का। क्विक के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्विक के बारे में मैं आपको बता दूं विच इज योर कीवर्ड इंडेक्सिंग इन कॉन्टेस्ट। कीवर्ड इंडेक्सिंग का ये पार्ट है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KWIC। वो KWIC के अंदर आपसे पूछ रहे हैं कि KWIC इंडेक्स एंट्री कंसिस्ट ऑफ। KWIC जो इंडेक्स एंट्री आप लोग करते हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर, उसमें इनमें से क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। इसमें हमें आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से कुछ ही इसके अंदर कंसिस्ट किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता है, बाकी एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। तो आपको उनमें से सही चीज़ों को फाइंड आउट करके करेक्ट टिक करना है कि कौन सी चीज़ कीवर्ड इंडेक्सिंग इन कॉन्टेस्ट के अंदर होती है शामिल। तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगेन क्वेश्चन आपने रीड किया, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कि क्विक के अंदर KWIC के अंदर क्या क्या चीज़ें इनमें से शामिल की जाती है। क्या ऑप्शंस आपको दे रखा है? फर्स्ट इज कीवर्ड, सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट, थर्ड इज कंटेस्ट, डी इज कॉन्सेप्ट, ई इज आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन कोड। तो आपको दी गई है यहाँ पे 5 चीज। पहली है कीवर्ड, फिर है कॉन्टेस्ट, फिर है कॉन्टेस्ट, देन कंसेप्ट एंड देन आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन कोड। तो अगर देखा जाए नाम से ही, जो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग, 2 चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है। और वैसे भी इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर कीवर्ड शामिल किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट शामिल किया जाता है। यहाँ पे ही नीचे एक सिमिलर टर्म दे रखी है कॉन्टेस्ट, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट जो ऊपर है CONTEXT, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ए भी इसके अंदर आएगा, कॉन्टेस्ट नहीं आएगा। देन अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें अपने ऑप्शंस को और अच्छे से, ए भी हमें करेक्ट लग रहा है। ए बी यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। यहाँ है, यहाँ पे ए बी नहीं है ऑप्शन, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आंसर हमें ए बी से भी पता चल गया, बट पूरा सॉल्व हम अच्छे से करते हैं क्वेश्चन को। बात आगे किया जाए, कंसेप्ट भी नहीं आता इसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन कोड उसका इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो अगर किसी बच्चे को इसमें भी डाउट था तब भी वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था इजीली, अगर उसको पता है कि कीवर्ड और कॉन्टेक्स्ट, या फिर उसको इसकी प्रॉपर एक्रोनियम पता होगी, तब भी उसको ये आंसर फाइंड हो जाता है। क्योंकि ए बी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और उसके साथ ही ई आ रहा है, यानी कि ई आपका ऑप्शन और करेक्ट है। ABE यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आधे अधूरे यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया कि हम चेक कर लेते हैं। वो इसलिए कभी कभार बच्चों को पूरे ऑप्शंस का नहीं पता होता,
उसको कोई दो से वो आइडिया लगाता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जो कि एक अच्छा वे है, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता। समटाइम्स एक पीछे जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसकी वजह से, उसकी हेर फेर की वजह से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हो सके पहले पूरे ऑप्शंस को आप फाइंड आउट कीजिए, अपना एक सीक्वेंस बनाइए, देन उसके बाद मैचिंग पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल ए बी ई हमने फाइंड आउट किया, देन हमने उसको सर्च किया ऑप्शन के अंदर, जो कि हमें ऑप्शन 2 में मिला, विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि समटाइम्स तो क्वेश्चन आपको मिल जाता है करेक्ट ऑप्शन, जो कि अच्छी चीज भी है, बट काफी बार क्या होता है कि एक गलत ऑप्शन की वजह से, बिल्कुल एक चीज के, एक ऑप्शन की सीक्वेंस की वजह से आपको आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और उसके पूरे मार्क्स आपके चले जाते हैं। तो केयरफुली इनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अवर क्वेश्चन नंबर 7 विच इज रिलेटेड टू, इस पे मैंने आपको लिखवा दिया था ना, यूनिट 5। यस, क्वेश्चन 7 हम पहले पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ स्कैटरिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। लॉ ऑफ स्कैटरिंग किसने दिया? नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी रिवर्स वगैरह कुछ नहीं पूछा जा रहा। सिंपल चीज पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ स्कैटरिंग किसने दिया। लॉ ऑफ स्कैटरिंग कौन लेकर आए, कौन सा नेम इनमें से इस टर्म से एसोसिएटेड है। तो लॉ ऑफ स्कैटरिंग या फिर इनकी बात की जाए तो दैट इज रिलेटेड टू यूनिट 9 रिसर्च मेथोलॉजी। उसमें जो मैट्रिक स्टडी है वहां पर ये इन्वॉल्व किया जाता है। आई थिंक टॉपिक नंबर 8 या 7 इसके आसपास ही होगा। मैट्रिक स्टडी जो है आप चेक करिएगा, उसमें ये लॉज पढ़ते हैं आप। लॉथ का लॉ, जिफ लॉ, ब्रैडफोर्ड्स लॉ, जो कि ऑथर प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, लॉ ऑफ स्कैटरिंग दिखाते हैं। मैट्रिक स्टडी को शो करने के लिए जो लॉ प्रिपेयर किए गए हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इन केस आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जैसे पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन के लिए। अब अपने ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है जॉन जे ह्यूबर्ट, सेकंड इज एम जी कैंडल, थर्ड इज सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड एंड फोर्थ वन इज जे डॉट के जिफ। तो लॉ ऑफ स्कैटरिंग जो एसोसिएटेड है जिसको ब्रैडफोर्ड लॉ भी कहा जाता है, विच इज एसोसिएटेड टू सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड लॉ के नाम से ये बहुत फेमस है, ब्रैडफोर्ड्स लॉ, विच इज इक्वल टू लॉ ऑफ स्कैटरिंग। काफी बार आपने देखा होगा इन चारों रिलेटेड, जिफ लॉ, लॉथ का लॉ, ब्रैडफोर्ड लॉ, चारों का ऑप्शन दिया जाता है एंड उनके सामने इनके लॉज डाल दिए जाते हैं। लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ऑथर प्रोडक्टिविटी कौन दिखाता है, वो आपको मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखोगे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस बार इस क्वेश्चन को चेंज किया गया, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ स्कैटरिंग पूछा गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ स्कैटरिंग किसने दिया, विच इज रिलेटेड टू ब्रैडफोर्ड लॉ। ब्रैडफोर्ड का ये लॉ है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो यहाँ पे हमें उनके नेम से पता चल गया, सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड ने लॉ ऑफ स्कैटरिंग प्रोपाउंड किया था। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो वो और अच्छे से होगा, और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री को भी आप ध्यान में रख के तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो भी आपने उस टॉपिक रिलेटेड जानकारी पढ़ी है या नॉलेज ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। डैश आर क्लासिफाइड एज व्हाइट हैंड एंड ब्लैक हैंड अपार्ट फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर इसमें भी नहीं है आप टर्म, तो दैट इज अ वेरी कॉमन टर्म। व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड किसको कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये बहुत ही कॉमन टर्म है। ठीक है, इन केस जनरल टर्म्स जब आपको पता हो तो काफी बच्चों को शायद ये पता भी होगा। दैट इज रिलेटेड टू यूनिट 7 क्वेश्चन, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर ये वर्ड बहुत फेमस है कि व्हाइट हेड और ब्लैक हेड किसको डिनोट किया जाता है। ऑप्शंस हम पहले
पढ़ लेते हैं। इसमें भी कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, सिंपल पूछ रहे हैं कि किस चीज को क्लासिफाइड किया गया है, क्या नाम देकर, व्हाइट हेड या फिर ब्लैक हेड देकर। ठीक है, अब वो चीजें कहाँ दे रखी हैं आपको, ऑप्शंस में दे रखी है, उनमें से एक चुन के करेक्ट ऑप्शन आपको उसमें लगाना है। पहला दे रखा है अटैकर्स, दूसरा दे रखा है हैकर्स, देन दे रखा है स्पैमर्स, और फिर दे रखा है फिशरा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट टर्म है दैट इज रिलेटेड टू हैकर्स। हैकर्स के लिए बेसिकली ये टर्म बनाई गई और क्लासिफाइड की गई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन 2, जो कि है हैकर्स। हैकर्स को ही क्लासिफाइड किया गया है व्हाइट हैट या फिर ब्लैक हैट के अंदर, या इस टर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। अरेंज द फॉलोइंग डिजिटल असेट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि डिजिटल असेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी के मैनेजमेंट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन है। असेंडिंग टू द डेट ऑफ रिलीज ऑफ देयर फर्स्ट वर्जन, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कुछ उल्टा सीधा नहीं पूछ रहे। वो कह रहे असेंडिंग ऑर्डर में ही आप इसको लगाएं, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उनके फर्स्ट वर्जन के अकॉर्डिंगली। कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उनके डिफरेंट वर्जन्स पूछ के, या उनके डिफरेंट वर्जन्स के ईयर के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि आप फर्स्ट वर्जन का जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज करो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइलैंडोरा, सेकेंड ऑप्शन है ई प्रिंट्स, सी ऑप्शन है आपका फेडोरा, एंड डी ऑप्शन है आपका डी स्पेस। ठीक है, ये आपको सारे दे रखे हैं इसके अंदर। तो अगर देखा जाए इनके ईयर ऑफ इनेक्टमेंट का, या कब ये आए, तो सबसे पहले आया था आपका ई प्रिंट्स, एक सेकेंड, ई प्रिंट्स 2000, आई थिंक 2000 में आया था ये। देन डी स्पेस, उसके बाद आया फेडोरा, और लास्ट में एलेंडोरा। ये आपका आई थिंक 2002-3 में आया है। एलेंडोरा, ई प्रिंट्स, फेडोरा और डी स्पेस को हमने अरेंज करना था, तो पहले अगर जो सबसे पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आया विच इज ई प्रिंट, देन डी स्पेस। बहुत सारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं आपके सामने, कोई भी पूछा जा सकता है। इनमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए, एलेंडोरा, ई प्रिंट्स, फेडोरा और डी स्पेस के अंदर, जिनमें से पहला जो है वो ई प्रिंट्स है, देन डी स्पेस, देन फेडोरा और देन एलेंडोरा। तो अगर हम इनके ऑप्शंस को देखें तो ई प्रिंट्स आ रहा है आपके ऑप्शन बी पे, डी स्पेस आ रहा है आपका डी पर, फेडोरा आ रहा है सी पर, और एलेंडोरा आ रहा है आपका ए पर। बी डी सी ए, बी डी सी ए जो है वो आपका ऑप्शन है बी डी ए सी। अब देखो ये मिलता जुलता ऑप्शन है बट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पीछे वाला यहाँ पे चेंज हुआ है, सी ए से ए सी कर रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। बी डी सी ए, बी डी सी ए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है। डी बी ए सी, डी सी बी ए ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से पहले अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाकर देन ऑप्शन को मैच कीजिएगा, ताकि वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कंपाइल किए थे जून 2023 में से, ताकि आपको ये पता चल सके कि जून 2023 के अटेम्प्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कौन से टॉपिक पे किस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है। तो यही मोटिव था ये आपको बात बताने का कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, करंटली कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स आपको और चीज़ों का पता चल जाता है बट क्वेश्चंस का एक आपको प्लेटफॉर्म या उनका डिज़ाइन या उनका फॉर्मेट वो पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको एंड क्वालिफाई कर सको अपना नेट या फिर JRF। ठीक है,
तो इसलिए ये पेपर कंपाइल किया था। इसकी लास्ट सीरीज भी आपके सामने आ जाएगी, विच इज़ पार्ट 4। अभी ये आपका पार्ट 3 था। बाकी के पार्ट्स भी, बाकी के क्वेश्चन भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। जून 2023 का पेपर 2023 का पेपर आपको जून का पूरा इन 4 पार्ट्स के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं ओनली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। तो जिन बच्चों ने पेपर की सीरीज नहीं देखी है, जाकर पार्ट 1 से देखिए। सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए गए हैं। पार्ट 1 में, पार्ट 2, देन पार्ट 3 अब जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 भी आएगा, जिसके अंदर सारा फिर आपका जून 2023 के क्वेश्चन सॉल्व होकर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। तो इसी तरीके से फिर बहुत सारे टॉपिक्स अभी और भी रिमेनिंग है, जिसके ऊपर वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम, ताकि आपकी दिसंबर अटेम्प्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। जो भी दिसंबर अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, आज से, अभी से, इसी टाइम से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम जाते हुए आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सिलेबस काफ़ी है, टॉपिक काफ़ी है, क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसको समझना है। अभी से आप उसको करेंगे तब आपका सिलेबस पे अच्छी पकड़ हो पाएगी। अच्छे से सिलेबस पे ध्यान दीजिए, देन थ्योरी एस्पेक्ट्स देखिए, देन क्वेश्चंस उस पे सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, वीडियोस देखिए, ताकि आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से हो सके और आप दिसंबर अटेम्प्ट क्वालिफाई कर सके। जिन बच्चों का भी किसी कारणवश जून 2023 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ चंद मार्क्स के चक्कर में, या कुछ उनके थोड़े से मार्क्स कम आ गए हैं, कोई नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। बट आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी है, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस, विच इज़ मस्ट, क्योंकि उसी वजह से आप क्लियर कर पाएंगे। तो अच्छे से आप वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड जो भी वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि ये चीज़ कैसे हुई, ये कैसे हुआ, जो समझ नहीं आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसी अकॉर्डिंगली फिर आपको वीडियो में वो डिस्कस करूँगी टॉपिक, या कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, सिलेबस आप कर रहे हैं, वो टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो बनवानी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप मैम इस पे वीडियो बनाइए, सो दैट फिर हम उसी पे प्रिपेयर करके आपको आपके जो टॉपिक है, जो भी डाउट उसमें आ रहा है, उस रिलेटेड अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ताकि वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, इसी तरीके की वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।